आज के एपिसोड में हम आपको लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 11 के बारे में बताना चाहेंगे। इसमें क्लिनिकल और अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो पहला पॉइंट इसमें जो उभर कर सामने आता है वो है कोलिसिस्टेक्टोमी। कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। टोमी का मतलब आप जानते हैं जिस आर्गन या जिस पार्ट में इसको इंक्लूड कर दिया गया उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, काट करके उसको अलग कर देना। तो जब हम गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके बॉडी के बाहर कर देते हैं, इसी कंडीशन को कहते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। नंबर 2, कंप्लीट बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, माने बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन। बाइल के फ्लो में कोई अवरोधक आ जाए तो उसका जो फ्लो है नॉर्मल वे में वो एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ बाइल फ्रॉम इंटेस्टाइन प्रोड्यूस। अगर बाइल के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया और बाइल की जहां नीड होती है, माने आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि बाइल का मुख्य काम इंटेस्टाइन में पहुंच करके फैट मॉलिक्यूल, फैट सबस्टेंस को डाइजेस्ट करना होता है। तो जब इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पाता है तो उसके कुछ दुष्परिणाम निकलकर सामने आते हैं, जिसमें पहला है स्टीटोरिया, माने इम्पेयर्ड फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी जब फैट इंटेस्टाइन में प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा तो रिजल्ट क्या होगा, एक कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं स्टीटोरिया। स्टीटोरिया क्या है, अनडाइजेस्टेड फैट का स्टूल के साथ पास आउट होना। तो उसका नेचर कैसा होगा, जो स्टूल पास आउट होगा वो फाउल स्मेलिंग होगा, फ्राथी होगा, मतलब बहुत उसमें झाग होगा, और कैसा होगा, क्ले इन कलर होगा, वो भूरे रंग का मिट्टी के कलर का होगा। और कैसा होगा, उसका परिणाम बल्की होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में होगा क्योंकि फैट का डाइजेशन हुआ ही नहीं। अगला पॉइंट है, और क्या होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल सब्सटेंस। जैसा कि आप जानते हैं हम विटामिन को दो ग्रुप में बांटकर स्टडी करते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में तो विटामिन बी ग्रुप वाला आता है और फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन फैट सॉल्युबल ग्रुप में आती है। तो जब इसका बिलीरुबिन का कंटेंट वहां स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता है तो इन विटामिन्स का भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बिल्कुल घट जाता है, पुअर हो जाता है। अगला पॉइंट इसमें बताया गया है जॉन्डिस या इक्टेरस। यह एक फ्रेंच वर्ड होता है जान। जान का मतलब होता है येलो। जब जॉन्डिस की कंडीशन बनती है तो उसमें क्या क्या आपको दिखता है, येलो कलर ऑफ स्किन। ये जो हमारे शरीर का कलर है वो बदल जाता है और कैसा दिखने लगता है, येलो कलर। और किसमें चेंजेज होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन में, और किसमें चेंजेज होते हैं, डीपर टिश्यूज में। क्यों होता है ऐसा, जब ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, जैसा कि इसका नॉर्मल रेंज आपको आगे लिख करके बताया गया है 0.5 ml, 0.5 to 1.5 mg पर DL, यानी 1 डेसीलीटर में बिलीरुबिन का जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो ये होना चाहिए। तो 2 तक तो हम लगभग टॉलरेबल मान लेते हैं, लेकिन मोर देन 2 mg पर DL की जब कंडीशन बनती है तो ये सारे लक्षण हमको दिखने को मिलते हैं, जैसे येलो कलर ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी एक कंडीशन होगी और डीपर टिश्यूज में भी होगी। तो बिलीरुबिन का जो लेवल है मोर देन 2 mg पर DL होने पर ये सारे चेंजेस बॉडी में दिखने लगते हैं। इसी को हम नाम देते हैं जॉन्डिस या पीलिया भी कहते हैं। अगला पॉइंट है हीपेटाइटिस। हीपर, हीपा शब्द आ गया, हीपर, हीपर मतलब सिनोनिम है लीवर का, तो हीपर से शब्द आ गया हीपेटाइटिस। उसमें जब इन्फ्लेमेशन लग गया तो शब्द बन गया हीपेटाइटिस, मतलब लीवर में उसकी साइज का बढ़ जाना।
लीवर डैमेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग। ये कंडीशन कब होती है? जब लीवर के सेल का डैमेज हो जाता है तो ये कंडीशन बनती है जिसे हम नाम देते हैं हीपेटाइटिस। स्वेलिंग काज्ड बाय वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके मुख्य रूप से दो कारण बताए गए, एक वायरल इन्फेक्शन से ये कंडीशन हो सकती है, दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कंडीशन हो सकती है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो एक्सेस इनटेक ऑफ अल्कोहल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति एक्सेस अल्कोहल का सेवन करता है, यूज करता है, तो इसके वजह से भी लीवर के सेल का डैमेज होना संभव होता है और हीपेटाइटिस की कंडीशन उभर के सामने आती है। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे बहुत साधारण सा ड्रग है पैरासिटामॉल, इसको आम आदमी भी मेडिकल हॉल से जाकर लेकर खा लेता है और थोड़े बहुत जो डिस्कम्फर्ट होते हैं उसके बॉडी में, जैसे हल्के फुल्के पायरेक्सिया, बॉडी एक, हेडेक, तो लोग खा लेते हैं। लेकिन ये पैरासिटामॉल के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर एक्सेस अमाउंट में पैरासिटामॉल का लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाए तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? डैमेज ऑफ लीवर की कंडीशन बन सकती है और वो कंडीशन क्या कहलाती है? हीपेटाइटिस। तो पैरासिटामॉल खाना कोई बुरी बात नहीं है या उतनी घातक भी नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि हम पैरासिटामॉल का यूज करने के पहले किसी इसके विशेषज्ञ व्यक्ति से उचित सलाह लें, हमें कब खाना है, कितने डोज, कितने मात्रा में लेना है, तो आप इसको खा सकते हैं। अगला कारण क्या बताया गया हेपेटाइटिस का? पॉइजन। जाने अनजाने बॉडी में कुछ पॉइजनस सब्सटेंस पहुंच जाते हैं जिनसे लीवर को खतरा उत्पन्न हो जाता है और लीवर में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? हेपेटाइटिस। अगले एटियोलॉजी में बताया गया आपको मैटरनल इनहेरिटेंस। किसी किसी व्यक्ति में यह अनुवांशिकी के रूप में भी ये गिफ्ट मिल जाता है पेरेंट से, जिसको हम नाम देते हैं हेपेटाइटिस। अब अगला टर्म बताया गया सिरोसिस। सिरोसिस क्या है? इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ पैरेन्काइमा। लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इस कंडीशन में और लेटर ऑन सेल का जब डैमेज होगा तो वो श्रिंक कर जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, हार्डनिंग हो जाता है, उसकी साइज भी छोटी हो जाती है और रिजल्ट क्या होता है? सिरोसिस। आगे लिखकर बताया गया है कि पैरेन्काइमा ऑफ लीवर ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स मतलब लीवर की जो सेल्स हैं उनमें डीजेनरेशन होने लगता है और रिजल्ट होता है सिरोसिस। रिजल्टिंग लीवर डिसफंक्शन, यानी लीवर काम करना बंद कर देता है या बहुत माइन्यूट रिस्पांस करता है, किस कंडीशन में? सिरोसिस के कंडीशन। इसके कारण में आपको बताए गए इन्फेक्शन, रिटेंशन ऑफ बाइल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी किसी इन्फेक्शन के वजह से भी सिरोसिस की कंडीशन बन सकती है और रिटेंशन ऑफ बाइल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लीवर में बना हुआ बाइल बाहर निकलने में फेल्योर हो जाता है, कोई ऐसा अवरोधक आ जाता है उसके रूट में कि वो बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये भी कारण बन जाता है लीवर सिरोसिस का। इसमें होता क्या है कि ये जैसे मान लीजिए कि पोर्टल वेन है, एब्डोमिनल कंटेंट को लेकर के, जैसा कि लीवर के ब्लड सप्लाई में आपको बताया गया कि 80% ब्लड की सप्लाई पोर्टल वेन के द्वारा होती है और लीवर की सेल जब बेकार हो जाती है, डैमेज हो जाती है, श्रिंक कर जाती हैं या फाइब्रोसिस वहां पर हो जाती है, तो रिजल्ट क्या होता है? पोर्टल वेन की ड्रेनिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो सारा का सारा एब्डोमिनल फ्लूइड जो है एब्डोमिनल कैविटी में एक्युमुलेट होने लगता है। रिजल्ट क्या होता है? एसाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड कंडीशन में चला जाता है और व्यक्ति को ना भूख लगेगी, वोमिटिंग की कंडीशन पैदा हो जाएगी, तमाम कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। इसके कारण में बताया गया इन्फेक्शन, रिटेंशन ऑफ बाइल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट्स ऑफ बिलियरी सिस्टम, तो लीवर में बनी हुई बाइल का बाहर ना निकलना।
अब है गाल स्टोन। यह आज के तारीख में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हर 2-4-10 व्यक्ति में आप सर्वे करेंगे तो पता लगा एक व्यक्ति इस प्रॉब्लम से पीड़ित है, गाल स्टोन। ये स्टोन जब गाल ब्लैडर में होता है तो इसको हम कहते हैं गाल स्टोन या कोलीलिथियासिस। लेकिन यही स्टोन जब बाइल डक्ट में पहुंच जाता है तो इसका नाम बदल जाता है और इसको हम नाम देते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। ये देखिए लिखा है कोलिडोकोलिथियासिस। और ये बनता कैसे है? तो कोलिलिथियासिस का फॉर्मेशन लगभग 85% केस में यही होता है कि ये जो बाइल में बाइल साल्ट मिले होते हैं, ये बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल को डिजॉल्व करके रखते हैं। लेकिन ये बाइल जब गाल ब्लैडर में पहुंचता है, जैसा कि फिजियोलॉजी में आपको बताया गया कि गाल की कंपोजिशन में लगभग 97% वाटर होता है, जिसका लगभग वहां 10 गुना एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये जो बाइल साल्ट्स है वो भी कभी कभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं गाल ब्लैडर की दीवारों के द्वारा। तो कुल का मतलब ये है कि गाल ब्लैडर में यदि बाइल साल्ट या तो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर है या बिल्कुल एब्सेंट हो गया है, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये फ्री हो जाता है और ये प्रेसिपिटेशन के फेज में चला जाता है। और जब आप देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन में होता क्या है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है जो इनसॉल्युबल फेज में चले जाते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल फर्मेंटेशन में जब जाता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है और लेटर ऑन यही क्रिस्टल एक दूसरे के ऊपर चिपकते हुए गाल के स्टोन का निर्माण कर देते हैं। ये देखिए लिख करके बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन गाल ब्लैडर ऑफ सॉलिड क्रिस्टल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और दूसरा कारण क्या है? कैल्शियम आयंस एंड बाइल पिगमेंट्स नोन एज एंड बाइल्स। तो ये कैल्शियम की वजह से भी स्टोन बन सकता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी बन जाता है। 7वां पॉइंट है डायग्नोसिस ऑफ गाल स्टोन। आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे कि आपके सामने वाला व्यक्ति जो कुछ अपनी कंप्लेंट लेकर के आया है वास्तव में वो गाल स्टोन से सफर कर रहा है? तो डायग्नोस्ड बाय यूएसजी। आप उसको क्लिनिकली वॉच करने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद भेज देते हैं एक टेस्ट कराने के लिए, वो रेडियोग्राफिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको आप यूएसजी बोलते हो। वो व्यक्ति अगर यूएसजी करा के आता है तो उससे आपको डायग्नोसिस करने में मदद मिलती है कि वास्तव में उस व्यक्ति की प्रॉब्लम ड्यू टू गाल स्टोन नहीं है। फिर है कोलेंजियोग्राफी, रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ बिलियरी डक्ट्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्रास्ट मीडियम। ये टेस्ट करने के पहले हमें एक कंट्रास्ट मीडिया का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज को भेद करके पार निकल जाती है, इसलिए इनकी इमेजिंग नहीं बन पाती है। तो हम कंट्रास्ट का यूज करते हैं ताकि वहां पर ओपिसिटी बन सके और स्टोन की इमेजिन आ जाए। तो इस तरह से डायग्नोसिस करने के लिए हमें मुख्य रूप से 2 रेडियोलॉजिकल वे अपनाने पड़ते हैं। पहला है यूएसजी और दूसरा है कोलेंजियोग्राफी।